आज हम लोग पढ़ेंगे गैस का जो हम लोग अनुगति सिद्धांत पढ़ रहे हैं भौतिकी में। इस लेक्चर में हम लोग गैस के अनुगति सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं और उसके आधार पर जो है गैस का जो कि है तुमको दाब और उसके जो है वर्ग माध्यमूल वेग रूट मीन स्क्वायर स्पीड इन सबों के बारे में, ताप का क्या व्याख्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक इन सब का मान कितना होता है और कुछ उदाहरण जो है तुम्हारे बुक के उन सबों की चर्चा करेंगे। गैस गति सिद्धांत तो गैस का जो गुण हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जो इट इज चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम या पीवी रॉ एनआरटी, उसको हम लोगों ने अपने जो ट्रेडिशनल नियम से निकाला, उसको जो है गैस के गति सिद्धांत के आधार पर भी कुछ इसको प्राप्त किया जा सकता है सब। तो गैस का गति सिद्धांत क्या कहता है, इस पर कुछ मान्यताएं हैं। जैसे पहला नंबर, गैस अणुओं से मिलकर बना होता है जो अणु सभी संभव दिशाओं में गतिशील होती है, मतलब चलते रहता है। जो गैस जो बहुत से अणु से मिलकर बना हुआ है और अणु इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। और गैस का जो गति मतलब गुण होता है, गैस के गुण को इन अणुओं की गति के आधार पर समझा जा सकता है। तो गैस के अणु की जो गति है, गैस के गुण की व्याख्या अनुगति के आधार पर की जा सकती है। अनुगति के आधार पर की जा सकती है। अनुगति के आधार पर की जा सकती है। तो ये तुमको इसके अनुगति के सिद्धांत के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा नंबर होगा तुमको इस गति के आधार पर करेंगे। इसका एक मान्यता यही है कि मतलब इसके आधार पर हम लोग उसके गैस की गति का व्याख्या कर सकते हैं। बहुत से अणु से मिलकर बना हुआ है और ये अणु इधर उधर चलते रहते हैं। गैस अपनी गति के दौरान दूसरे अणुओं तथा बर्तन की दीवार से, जिस बर्तन में गैस रखा है, बर्तन की दीवार से टकराते हैं। तीसरा नंबर, अणु के टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होते हैं। अर्थात टक्कर में ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। टक्कर में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो ये हो गया तुमको तीसरा। चौथा नंबर, टक्कर जब में होगा तो ये टक्कर तुमको पूर्ण प्रत्यास्थ होगा और टक्कर में ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो चौथा नंबर। 4 नंबर तो ना हो गया। टक्कर में क्या होगा तुमको कि ऊर्जा जो है एक टक्कर से एक से दूसरा जब टकराएगा तो वह तुमको टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होगा। अणु के गति में न्यूटन के गति नियम का पालन किया जाता है। क्योंकि इसका वेग बहुत अधिक होता है, तो ऐसा मतलब कि बहुत अधिक वेग होने पर न्यूटन के गति के नियम बहुत जगह पर नहीं भी लागू होता है और यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि न्यूटन गति के नियम का पालन हो रहा है। अणुओं के बीच का जो दूरी होता है, पांचवा, अंतर आणविक दूरी
अणु के आकार की तुलना में, अणु के आकार की तुलना में काफी अधिक होती है, काफी अधिक होती है। अणु के अंतर आणविक दूरी जो है, अणु के इसकी जो दूरी होगी एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी इसके तुलना में अधिक होगी, मतलब एक अणु के आकार से बड़ी होगी तुम्हारा। चलो अगला नंबर देखें, तो अणु का जो तुमको होगा, अणु के बीच की दूरी अधिक होने के कारण अंतर आणविक बल कमजोर होता है, अंतर आणविक बल कमजोर होता है। तो ये तुमको है, ये सब इसके मतलब कि मान्यताएं हो गई। इस मान्यता के आधार पर हम लोग चाहें तो इसका जो है निकाल सकते हैं, हम लोग इसका दाब का व्यंजक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि इस कुछ मान्यताएं हो गई गणगति सिद्धांत की, अब हम लोग इसके आधार पर दाब का व्यंजक याद करते हैं। तो दाब जैसे होता है न्यूटन के गति के मुताबिक, जैसे नियम में हम लोग जानते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब अगर क्या होता है, अब बल कहां से आएगा? न्यूटन का गति का नियम कहता है कि जब कोई पदार्थ, जो वस्तु टकराएगा तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है, और जब संवेग में परिवर्तन होगा तो वही संवेग में परिवर्तन क्या करता है, इकाई समय में जितना संवेग में परिवर्तन होगा वह क्या कहलाता है, उसके इकाई समय में जो संवेग में परिवर्तन होगा उसे हम लोग उसका क्या कह देंगे, जो इकाई समय में होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि इकाई समय में हुए संवेग में परिवर्तन की को क्या कहेंगे, बल के बराबर होता है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं लोग। चलो ये हो गया तुम्हारा, तो इसको हम लोग निकाल लें, दाब का व्यंजक प्राप्त करते हैं। दाब कितना होता है, कोई गैस में अणु है, अणु के आधार पर क्या होगा, उसका दाब होगा। तो दाब का व्यंजक क्या है, गैस की दाब का व्यंजक, गैस की दाब का व्यंजक, गैस की दाब का व्यंजक। जैसे कि गैस तुमको एक बर्तन में है, तो गैस का अणु जो है तुमको एक्स वाई जेड तीनों दिशा में चलता है, एक्स इधर वाई और इधर जेड है। इधर की तरफ गति मानते हैं वी एक्स, इधर वी वाई और इधर वी जेड है, तो तीनों तरफ गति हो गया। और जहां तक की रहेगा सभी दिशाओं में जो गति है तुमको, इसका जो अणु का सबका जोड़ क्या हो जाएगा, इसका वी एक्स वेग से जाएगा। मान लेते हैं कि एक दीवार है यहां पर, जैसे कोई बर्तन में रखा हुआ है गैस, एक घनाकार बर्तन में, तो उसका एक दीवार पे जब जाएगा, ये तुमको एक्स दिशा में मान लेते हैं, ये जो है तुमको ये मान लेते हैं कि तुमको एक्स दिशा में है तुम्हारा, या इधर की तरफ क्या है तुम्हारा एक्स दिशा है। तो यह जो अणु है, जब इस पर अणु टकराएगा इस दीवार पर, तुमको इस दीवार पर जब अणु आएगा, मान लेते हैं ये वी एक्स वेग से आएगा, तो ये इसमें क्या करेगा, इसमें टक्कर मारेगा, तो टक्कर मार के फिर इधर लौटेगा। और इसी तरह से पूरा जब अगर बर्तन पूरा बंद है, जिसका इसका लंबाई मान लेते हैं, भुजा की लंबाई मान लेते हैं एल है, तो हर मतलब घन का जो है किसी घनाकार बर्तन में गैस को भरा हुआ है, तो गैस जो होगा तुमको, गैस के अणु किससे टकराते हैं, दीवार से टकराएंगे, और दीवार से जब टकराएंगे तो फिर यह उसी वेग से उसी चाल से लौटेंगे। वेग तो दिशा बदल जाएगा लेकिन चाल क्या रहेगा, समान रहेगा। इस दौरान से इसका द्रव्यमान अगर m है, इसका संवेग m vx हुआ,
तो इधर की तरफ संवेग, तो जब उल्टा जाएगा तो 2m v का संवेग परिवर्तन होगा। तो एक इकाई समय में जितना संवेग परिवर्तन होगा वह इस पर लगाए गए बल के बराबर होगा, और बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया L गुना L, मतलब इसका L स्क्वायर, उससे भाग करेंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा, उसका दाब निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बड़े दीवार पर जितना दाब होगा सब दीवार पर उसी टाइप से क्या रहेगा, बराबर होगा। तो इसी तरह से हम लोग इसका व्यंजक निकाल सकते हैं। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं इसको, तो लिख देते हैं हम लोग, किसी गैस को L भुजा वाले घनाकार बर्तन में रखा गया है, इसका आयतन बराबर L3। गैस के अणुओं की संख्या बराबर मान लेते हैं n है, इसमें गैस के अणुओं की संख्या इसमें n हो गई, बराबर n मान लिया इसको। n द्रव्यमान का एक कण Vx चाल से एक पृष्ठ पर टकराता है। इस प्रक्रिया में संवेग परिवर्तन बराबर क्या जाएगा, mvx माइनस mvx बराबर 2mvx, क्योंकि दिशा बदल जाता है तो परिवर्तन संवेग सदिश राशि है, तो 2mvx का संवेग परिवर्तन हो गया। और इसको मतलब कि टक्कर में कितना समय लगेगा या कितना टक्कर होगा, तो इकाई में अगर तुमको इकाई में परमाणु की संख्या जैसे होगा तुमको, तो कितना परमाणु टकरा पाएगा इससे, तो जितना भी तुमको एक सेकेंड में Vx दूरी पर जितना होगा उतना परमाणु क्या कर पाएगा, इसको टकराएगा। एक समय में जैसे Vx चाल से चल रहा है, तो जो यहां से यहां पर है एक सेकेंड में कितना दूर होगा, तो ये Vx दूर होगा जो जितना इसके अंतर्गत जितना दूर होगा यहां से यहां तक, तो इकाई समय में Vx जो है तुमको गुना L स्क्वायर, इतना जो होगा तुमको आयतन में जो अणु होगा उतना अणु टकराएगा। लिख लेते हैं, इकाई समय में n बटा L क्यूब गुना L स्क्वायर इंटू Vx, मतलब कि हो गया n Vx बटे L, अणु टकराते हैं n Vx बटा L अणु टकराते हैं। तो इसको जो है तुमको हर दिशा में इतना टकराएगा, और तुमको इसका जो टक्कर का संख्या हो जाएगा, और तुमको 2m Vx हो गया और गुना हो गया तुमको, और इधर से भी होगा तुम्हारा, तो जितना इधर से आ रहा होगा उतना इधर से जाएगा, मतलब इतना अणु होगा, तो आधा इधर आ रहा होगा, आधा n तो कितना हो गया, बराबर हो गया n Vx बटे L, जिसमें 1/2 n Vx बटे L, 1/2 n Vx बटे L, 1/2 n Vx बटे L अणु दीवार की तरफ आ जाएंगे, दीवार की तरफ टकराएंगे, आधा अणु जैसे इसमें क्या मान लीजिए, इतना जो आयतन हो गया इसमें n बटे एक आयतन में कितना हो गया, n है टोटल अणु, तो L क्यूब आयतन वाले एक आयतन में n बटे, और ये Vx गुना L स्क्वायर, ये पूरा क्या जाएगा Vx गुना L स्क्वायर, इतना आयतन में कितना अणु होगा, तो आधा अणु इधर आ रहा होगा, आधा अणु इधर जा रहा होगा, इसलिए 1/2 कर देंगे। तो एक सेकंड प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन ध्यान देते हैं, प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन बराबर हो जाएगा 2m Vx, एक संवेग में परिवर्तन, और गुना हो गया तुमको n Vx बटे
2l, एन वी एक्स बटे 2l, एन वी एक्स बटे 2l। तो 2 तो कट गया तुम्हारा और यहाँ पे 2 कट गया, n तो हो गया तुम्हारा n वी एक्स का स्क्वायर, n वी एक्स का स्क्वायर बटे l, n वी एक्स का स्क्वायर बटे l, n वी एक्स का स्क्वायर बटे l। ये तुमको इतना संवेग में परिवर्तन होगा। तो दाब इतना संवेग प्रति सेकंड में संवेग में परिवर्तन मतलब बल, तो यही हो गया तुम्हारा दाब बराबर क्या था, ये तुमका बराबर ये हो गया बल के बराबर हो गया, बराबर बल। अब तो दाब निकालना है हमको, तो दाब बराबर क्या था, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसको अब आगे बढ़ा देते हैं इसको तुरंत, दाब बराबर हो जाएगा, यहां से मिटा देते हैं कुछ, तो दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका व्यंजक निकल जाएगा, मिटा ही देते हैं पूरा। तो पहले कैसे कैसे किया गया, फिर से इसको रिपीट करते रहे हैं। एक दीवार माने की जो रूम का जैसे दीवार है, एक दीवार की तरफ कितना अणु जा रहा है, तो उससे जितना अणु टकराएगा उस दीवार से 1 सेकंड में, वह क्या होगा उसमें उसके संवेग में परिवर्तन करेगा उतना गुना। तो पहले हम लोग माने कि एक इसका आयतन है अगर L, इसका आयतन है L क्यूब, घन का आयतन अगर भुजा की लंबाई है L, उसका आयतन हो गया L क्यूब, घन का आयतन होगा। तो अगर पूरा अणु की संख्या है n, तो इकाई आयतन में अणुओं की संख्या हो गया n बटा l क्यूब, n बटा l क्यूब। और तुमको दूसरा था इसमें जो है लंबाई में तुमको कितना अणु होगा, तो जितना vx दूरी पे जितना होगा अणु, उतना दूरी, क्योंकि 1 सेकंड में vx दूरी तक का अणु सब टकरा जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो गया l स्क्वायर इंटू vx, इतना अणु क्या रहेगा, लेकिन आधा अणु उधर जा रहा होगा आधा अणु इधर होगा, तो उससे गुना कर दिए। तो इस तरह से सारा जो है तुमको जो मान आया अभी तक का, जो बल के बराबर हो गया, बल का मान आ गया तुमको mn vx स्क्वायर बटे l आ गया। तो और इसमें एक बात और है कि इसको जो है x दिशा में जैसे जाएगा y में भी वही होगा। तो बल का मान को इसको थोड़ा सा अब जो है एक नया वेग के रूप में इसको ढालते हैं, vx स्क्वायर vy स्क्वायर और vz स्क्वायर। तो किसी अणु का जो वेग होगा तो वो किसना के बराबर हो जाएगा, इसको कर देते हैं। बल का जो व्यंजक आया अभी, बल बराबर अभी तक आ चुका है, बल बराबर लग गया एक दीवार पर जो बल लगा n vx स्क्वायर बटे l। और अगर तुमको है vx स्क्वायर का जितना मान होगा उतना ही vy स्क्वायर का मान होगा, तो बराबर vz स्क्वायर। और vrms जो होता है तुमको, इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग vrms को, तो vrms का स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर जो vy स्क्वायर जो vz स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये तुमको तिगुना हो गया, vrms का स्क्वायर बराबर 3 इंटू vx का स्क्वायर, ये तीनों बराबर होगा। तो vx स्क्वायर का मान जो हो गया 1/3 गुना vrms का स्क्वायर। वर्ग RMS का मतलब किसी वर्ग माध्य मूल, तो पहले वर्ग कीजिए फिर उसको माध्य निकालिए, माध्य का औसत निकालिए और फिर बाद में वर्गमूल कर दीजिए, इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल। अब आ जाइए तो बल क्या हो गया आपका, तो बल का मान जो हो गया तुम्हारा, ये जो बल बराबर हो गया इसको यहां पे मान रख दीजिए, बल बराबर mn vrms का स्क्वायर बटे 3l, ऐसा हो गया। अब दाब बराबर, दाब ही हमारा निकलता है, दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल P बराबर बल का मान तो हमको निकल चुका है mn vrms का स्क्वायर बटे 3l और क्षेत्रफल इसका l स्क्वायर, तो ये l क्यूब हो गया। तो P बराबर
P बराबर mn VRMS का स्क्वायर बटे 3 V हो गया आयतन, ये आयतन हो गया। एल क्यू मतलब एल क्यू को भी लीजिए, आयतन मतलब एल क्यू, जिसको भी लिया जा सकते हैं। तो अब तुमको P बराबर आ गया तुम्हारा जो है, या VRMS निकाल लीजिए यहीं से। तो P बराबर में तुम्हारा आ गया गैस का दाब आ गया, गैस का दाब का सूत्र आ गया हमारा, गैस का दाब P बराबर आ गया हमको mn VRMS का स्क्वायर बटे 3V, V मतलब आयतन, ये V हो गया आयतन और ये रूट V स्क्वायर। m क्या हो गया, m हो गया तुमको, और m गुना m तो गैस का कुल द्रव्यमान हो जाएगा, m हुआ एक अणु का द्रव्यमान और n से गुना कर दिया कुल अणु का क्या हो गया उसका मान, तो गैस का कुल द्रव्यमान हो गया। इसको हम लिख सकते हैं गैस का कुल द्रव्यमान हो जाएगा ये। तो इसको अब व्यंजक हमारा पूरा हो गया, गैस का दाब निकल गया हमारा। एम एन तुमको ऐसे इस व्यंजक को अगर थोड़ा सा फिर से इसको लिख देते हैं इसको नए ढंग से, एम था तुमको गैस के एक अणु का द्रव्यमान और एन था गैस के कुल अणु की संख्या। तो एम एन क्या हो गया हमारा, गैस का कुल द्रव्यमान। एम एन बराबर हो गया गैस का कुल द्रव्यमान, एम एन बराबर गैस का कुल द्रव्यमान। एम एन बराबर गैस का कुल द्रव्यमान। तो m गुना m बराबर लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान हो गया। तो P बराबर 1/3m VRMS का स्क्वायर बटे V, 1/3 बटा V कह सकते हैं, 1/3 V गुना या PV बराबर हो गया 1/3 m VRMS का स्क्वायर। तो VRMS का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3PV बटे m, 3PV बटे m हो गया, 3P बटे m क्या हुआ, गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान। और अक्सर देखो गैस जैसे कोई गैस रहेगा तो 1 मोल का गैस का आयतन है तो ग्राम में जनरेटिंग हो रहते हैं, तो उसको किलोग्राम बदलना पड़ेगा तुमको इस सूत्र को लागू करने के लिए। तो VRMS से निकल जाएगा और दाब का व्यंजक भी निकल गया। अब है तुमको जैसे कि गतिज ऊर्जा इसका कहें, अब लिख लेते हैं गैस की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ इंटू VRMS स्क्वायर, या इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा में तुमको अगर ये कहा जाए अगर रेखीय गतिज ऊर्जा तो भी बेहतर है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो गैस की रेखीय गतिज ऊर्जा, और एक परमाणु गैस है तो वो तो तुम्हारा उसकी कुल ऊर्जा भी वही हो जाती है। ऐसे इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, अभी फिलहाल इसको रेखीय गतिज ऊर्जा कहते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अणु इधर उधर घूम रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो गैस की रेखीय गतिज ऊर्जा या रेखीय गतिज ऊर्जा बराबर हाफ गुना m गुना क्या हो गया मास द्रव्यमान गुना VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। तो 1/2 गुना m हो गया द्रव्यमान और गुना RMS हो गया, RMS का वैल्यू अभी लिखे थे 3PV/m का होल स्क्वायर। तो mm तुम्हारा कट जाएगा, जब रूट से हटेगा तो कितना बच जाएगा तुमको 3/2 PV, 3/2 PV। यही तुम्हारा क्या गया, गैस की गतिज ऊर्जा हो गई। और जहां तक की बात रहा PV, गैस की गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होता है, परंतु ताप के समानुपाती होता है।
तो इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, पीवी बराबर एनआरटी भी लिखते हैं हम लोग। गैस की गतिज ऊर्जा, गैस की गतिज ऊर्जा गैस के ब्रैकेट केल्विन के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। यही तुमको समानुपाती होता है। और जैसे पीवी बराबर क्या होता है तुमको, एनआरटी। पीवी बराबर कहते हैं एनआरटी भी कहते हैं लोग, जिसका भी पिछले लेक्चर पढ़ाई हुई है। इसका गैस समीकरण भी कहते हैं, गैस समीकरण। आदर्श गैस में एन बराबर मोल है। एन बराबर क्या होगा तुमको यहाँ पर, एन बराबर गैस के मोल की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। तो गैस के मोलों की संख्या पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो गैस की गतिज ऊर्जा में 3/2 पीवी है, तो 3/2 एनआरटी भी रख सकते हैं। पीवी को एनआरटी रहते हैं। गैस की गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा, गैस की रेखीय गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 एनआरटी। एनआरटी गैस की गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा हो गई है, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा। अब अगर तुमको औसत गतिज ऊर्जा का मान निकालना होगा तो कुल अणु की संख्या से क्या कर देंगे हम लोग, प्रति अणु में निकालना होगा, जिसको औसत गतिज ऊर्जा भी कर सकते हैं, प्रति अणु गतिज ऊर्जा। ये कुल गतिज ऊर्जा होगा 3/2 पीवी या 3/2 एनआरटी गैस का। और ये ताप के रूप में हो गया, ताप केल्विन में रखना है, ध्यान रहे। अब गैस की औसत गतिज ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, या कर सकते हैं प्रति अणु में गतिज ऊर्जा क्या होगी, एक अणु की गतिज ऊर्जा। तो इसमें जितना अणु है उतना से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, उससे क्या निकल जाएगा, गैस के एक अणु की गतिज ऊर्जा। तो ये हो गया तुमको, कुल हो गया तुमको 3/2 पीवी या 3/2 एनआरटी, और उसमें एक अणु की गैस गतिज ऊर्जा, गैस के प्रति अणु की गतिज ऊर्जा। गैस के प्रति अणु की गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 एनआरटी तो था ही। इसमें कुल कितना अणु है, एन है मोल का संख्या गुना एवोगाड्रो संख्या, मोल गुना एवोगाड्रो संख्या, Na कहते हैं, जिसका मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। इसका मान होता है, यही हो गया तुम्हारा, या तो 6.R/Na एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। तो इसका मान क्या है, एन तो मोल, कुल अणु हो गया, एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 होता है, एन मोल में कितना होता है, एन से एन तो कट जाएगा। तो ये हो गया 3/2 R/Na इंटू टी। और इसको एक नियतांक करते हैं, जिसको लोग बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। R का मान 8.3 होता है, 8.3, और Na का मान 6.022 गुना 10⁻3। तो इन दोनों को हटा करके एक नियतांक हम लोग लिखते हैं, जिसको कहते हैं लोग नियतांक बटे नियतांक, इसको बोल्ट्जमैन नियतांक के भी लिख सकते हैं। 3/2 इसको बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं, इसको बोल्ट्जमैन नियतांक के नाम से जानते हैं। और केवी का मान कितना है, केवी का मान लिख सकते हैं हम लोग R/N 8.3 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन बटे 6.022 गुना 10⁻23। ये भाग देखा जाएगा 1.38 गुना 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। ये तुम्हारा आ गया केवी। तो प्रति अणु का जो तुमको गतिज ऊर्जा 3/2 केवीटी, B4 बोल रहे हैं केवीटी। तो ये हो गया तुम्हारा प्रति अणु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। एक अणु का गतिज ऊर्जा 3/2 केवीटी, और पूरा अणु का अगर तुमको रेखीय गतिज ऊर्जा लेना है तो 3/2 एनआरटी या 3/2 पीवी। और आरएमएस का जो वैल्यू था, आरएमएस जो कि था तुम्हारा वैल्यू, वो तुम्हारा था √3 pv/n या √3 nRT बटे n। अगर फिर से उसका देखा जाए तो nRT बटे m करेंगे तो mn, तो गैस का अगर तुमको निकालना होगा उसमें अनुभार भी आ सकता है। तो अनुभार आता है द्रव्यमान बटे मोल की संख्या, वो क्या रहेगा, अनुभार आ जाएगा। तो ये तुम्हारा
1 मोल का भार निकालें, तनु भार भी उसमें उसको बदल सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया गैस का दाब हो गया, उससे जुड़ा हुआ जो तुम्हारा था आवश्यक गतिज ऊर्जा, इसका निर्धारण हो गया तुम्हारा। इसके आधार पर कुछ जो तुम्हारा दिया हुआ है, तो अभी तक जो सूत्र आ गया उसको हम लोग अगर एक जगह लिखें तो VRMS बराबर √3PV/m आ गया। देखो इसी को अगर बदल दें सूत्र को, फिर से रिमाइंड कर रहे हैं उसी सूत्र को, PV को nRT/m कर दिए। m है गैस का द्रव्यमान, ये ध्यान है, गैस का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। तो अब इससे के m क्या होता है तुमको, m मोल जो होता है तुमको 3 × m द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे अनुभार होता है, अंतु RT m रहती है, mm कट जाएगा, ये हो गया अनुभार हो गया, गैस का अनुभार, मतलब कि √3RT/m0, ये m0 हो गया अनुभार। ऐसा ये सूत्र हो गया तुमको VRMS का। और गैस की रेखीय गतिज ऊर्जा, उसका था गैस की रेखीय गतिज ऊर्जा, इसका आया था तुमको 3/2 PV बराबर 3/2 nRT, ऐसा आया था PV और nRT की मदद से गैस की प्रति अणु गतिज ऊर्जा, इसको औसत गतिज ऊर्जा लिखा सकते हैं, बराबर 3/2 kBT आया था, kBT। और kB को क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसका मान होता है kB बराबर R/NA। तो इसका मान है 1.38 जूल प्रति केल्विन। तो ये तुमको R का मान 8.3 और Na का मान 6.022 × 1023 दोनों को भाग करके ये नया नियतांक आ गया, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन नियतांक। ये तुम्हारा पूरा समरी था, अभी तक का जो पढ़ाई हुआ उसका पूरा का ये मतलब एक मतलब यही सब चीज का डेरिवेशन हुआ, सूत्र के रूप में यही तुम्हारी आज पढ़ाई हुई अभी तक। और अब हम देख लेते हैं उदाहरण, कुछ इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो उदाहरण है तुमको जैसे कि 5वां नंबर उदाहरण होगा एनसीईआरटी बुक में, जो गैस गति सिद्धांत जो अध्याय है, अध्याय गैस गति सिद्धांत में तुमको 5वां नंबर उदाहरण है, तुमको उसमें दिया हुआ एक आर्गन गैस है और एक क्लोरीन गैस है। तो उसका दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। किसी फ्लास्क में आर्गन एवं क्लोरीन गैस भरी है, जिसके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है, जिसके द्रव्यमान का अनुपात 2:1 है। तो क्या निकालना है, मिश्रण का ताप 17 डिग्री सेल्सियस है, मिश्रण का ताप 17 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। दोनों गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात। हाँ, तो प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा पहला कह रहा है, एक आर्गन है एक क्लोरीन गैस, उसका द्रव्यमान का अनुपात 2:1 है। तो देखते हैं सूत्र क्या होता है। अभी जो सूत्र लिखे थे उसी के आधार पर बनेगा, उसी फार्मूला बन जाएगा ये। इसको बना लेते हैं सूत्र पर, एनसीईआरटी उदाहरण नंबर कितना है ये, 5वां। अब है तुमको एक आर्गन गैस भरा हुआ है, आर्गन और क्लोरीन Cl2, जिसका द्रव्यमान का अनुपात है 2:1। यही प्रश्न दिया हुआ है। पहला पार्ट में कहता था प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा, प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा किसी भी गैस के लिए था। हमारे सूत्र आया था प्रति अणु के लिए 3/2 kBT। तब देखो इसमें द्रव्यमान तो है ही, ताप तुमको था 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों के लिए था। ताप था तुम्हारा 27 जो 27 + 273 बराबर क्या होगा 300 केल्विन रखना चाहेंगे रख सकते हैं, और केवी का मान भी होगा। तो चाहे ये आर्गन गैस हो चाहे क्या हो तुम्हारा ये क्लोरीन गैस हो, इसमें द्रव्यमान से ताप तो दोनों का समान है, तो दोनों का अनुपात क्या है, तो अनुपात तो दोनों का बराबर ही है, एक है मतलब, तो अनुपात बराबर क्या होगा प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों के लिए, दोनों गैस के लिए समान है, दोनों गैस के लिए समान है, समान ताप समान है, तो अनुपात कितना हो गया 1:1 हो गया। पहला पार्ट का उत्तर यही हो गया तुमको। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, दोनों गैसों के अणुओं की वर्णमत मूल गति। तो देखो यही VRMS का जो सूत्र रखे थे उसी पर रखते हैं, √3/2 3
एनआरटी के बजाय यही लास्ट जो फॉर्मूला है 3RT/m0, इसमें इसी पर प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि ये तुमको ऐसा तो प्रयोग कर सकते हो थे तो पीवी में जाएंगे तो पीवी का वैल्यू एनआरटी, लेकिन अनुभार पर ही चले जाते हैं। अनुभार का अनुपात तो सबका पता ही होगा, आर्गन का अनुभार बटे क्या कहते हैं तुम्हारा, तो उसमें उस द्रव्यमान से भी इसको भी कोई मतलब नहीं है। तो एक बार से क्या हो गया VRMS हो गया तुमको आर्गन के लिए बटे VRMS एक हो गया क्लोरीन के लिए Cl2 के लिए। तो आर्गन का कितना होगा √3RT, दोनों में सेम ही रहेगा। आर्गन में ये रहेगा 19 के आसपास आता है इसका, हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन का 39 है, 39.9 होगा। यहाँ होगा √3RT बटे Cl2 गैस है, 35.5 गुना 2 गुना 35.5, 71 हो जाएगा। तो 71 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा तुमको √71 बटे तो ये आ गया तुमको √71 बटे 39.9, मतलब 40 के आसपास। इसका हल करके कितना आ जाएगा कितना आंसर कितना है 1.33, चलिए 1.33 आ जाएगा। इसमें क्या किए हम लोग, पहले अनुभार जो है तुमको आर्गन का 39 या 40 के आसपास होता है और Cl2 का 71 के आसपास होता है, तो दोनों का उलट किया, उसी का अनुपात में क्या निकल गया। और जैसे यही फॉर्मूला प्रयोग क्योंकि ताप समान था, पीवी वगैरह में हमको दिक्कत भी होता, प्रेशर वॉल्यूम उसका काम निकालने में तो उसके एनआरटी में चले गए और मास को अनुभार में लेके कन्वर्ट कर दिए, तो ज्यादा इजी हो गया। तो ये तुम्हारा 5वां नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम के 2 समस्थानिकों के द्रव्यमान 235। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगा। तो उसके कौन सी का अनुपात निकालना है, उसके चाल में अंतर का, फ्लोरीन का, हाँ किसी भी ताप पर उनकी चालों में प्रतिशत अंतर आपत्ति। हाँ देखो इसी तरह VRMS पर आधारित है ये भी। 6वां नंबर भी क्वेश्चन तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें है तुमको कि यूरेनियम का 2 अपरूप, 2 मतलब कि समस्थानिक है जिसका के परमाणु भार है 235 और 238 है, उससे बनाया गया यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो उसका अनुभार अलग अलग होगा, तो उसका आरएमएस जो गैस होगा उसका क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी उदाहरण देख लेते हैं, 6ठा गैस गति सिद्धांत अध्याय का। तो इसमें है तुमको हम लोग को आरएमएस का जो सूत्र था √3RT/m0, इसी पर काम करेंगे हम लोग। तो अनुभार निकालना है, U 235 ले लेते हैं और F6 का अनुभार एक बार निकाल लेते हैं। तो 235 जोड़ 19 गुना 6 बराबर 349। यहां पर UF6 होगा, लेकिन इस बार 238 है समस्थानिक का अनुभार बराबर 238 जोड़ 19 गुना 6 बराबर 352 हो जाएगा। एक बार m0 का मान हो गया 349, एक बार m0 का मान हो गया 352। तो चलिए जिसका ज्यादा होगा किसका, जिसका अनुभार कम है उसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर बटा में है। तो V इसको V1 बटे V2 करते हैं, पहला मतलब V1 बटे V2 ही लीजिए बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा तुमको, जिसका मतलब कि ज्यादा है 352 वाला, जिसका तुम्हारा है ये उल्टा चल जाएगा ना, मतलब ये जैसे जिसका कम है तो उल्टा हो जाएगा 3RT बटे 349 लेते हैं, बटे रूट अंडर 3RT बटे 352 हो गया 300। तो रूट अंडर कितना हो गया 352 बटे 349, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 + 3 बटे 349। तो लगभग इसका मान जब करेंगे कि 1 बटे 349 पावर 1/2 होता है, तो ये लगभग इसको क्या करते हैं, बाइनोमियल ये पावर से जो छोटा संख्या था उसको गुणा कर सकते हैं, 3 बटे 349 गुना 1/2, तो 1 जोड़ 3 बटे 698। इसको जब भाग करेंगे तो यह जाएगा 1.0044। तो इसमें आप देख लेते हैं कितना का अंतर है, ये अनुपात हो गया। तो वेग का अंतर बराबर हो गया, वेग का
अंतर जो हो गया तुमको, अंतर बराबर कर 0.0044, ये प्रतिशत अंतर बराबर हो गया 0.0044 गुना 100 बराबर 0.44%। यही अंतर होगा दोनों के वेग में। और इसी के आधार पर दोनों का पहचान भी होता है, दोनों जो है मतलब ये समस्थानिक कोण 238 है, कोण 235 है। 238 वाला का वेग क्या होगा, कुछ कम होगा, और 235 वाला का वेग कुछ उससे ज्यादा होगा। अंतर भी बहुत कम है, 0.44% का अंतर होगा। ये तुम्हारा था। इसके बाद एक जो क्वेश्चन दिया जो कि थ्योरेटिकल टाइप का है, जैसे कोई एक सामान्य से बैट पर बॉल आ रहा है, तो अगर बैट भारी होगा और इधर की तरफ मूव करे तो उसमें जो है संवेग में ज्यादा परिवर्तन होता है। जैसे कोई पिस्टन में गैस में भरा हुआ है, पिस्टन से गैस बंद किए हुए हैं, अगर पिस्टन मूव करेगा तो उसमें जो संवेग में जो दाब का मान है वो बढ़ जाता है। तो उसी पर आधारित है, जिसको तुम किताब से भी पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया गैस के अनुगति सिद्धांत का। एक और लेक्चर तुम्हारा होगा थ्योरी का, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे और भी जो गैस से जुड़ी हुई जो कि तुमको है क्या इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कैसे तुमको मोलर ऊष्माधारिता कितना होता है, इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक परमाणु गैस, दो परमाणु गैस, तीन परमाणु गैस, ठोस, द्रव, इन सबों का ऊष्माधारिता का मान क्या होता है। उसके बाद तुमको जब गैस एक बर्तन में चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वह एक दूसरे से टक्कर करते हैं। तो एक टक्कर के प्रति टक्कर, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में कितनी दूरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। मतलब कि जितना दूरी तय करेगा, कुछ दूरी चलेगा, जैसे बहुत सा अणु है, जब एक अणु चलता है दूसरा उसका टक्कर होता है, तो इस टक्कर के बीच में कितना दूरी तय करता है, कितना समय लगता है, उसके लिए क्या व्यंजक होगा, इन सबों का चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो हमारा थ्योरी का अंतिम लेक्चर होगा। इसी साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। कितना देर लग गया?